यूपी टेट 2026 में सीडीपी पोर्शन में 30/30 कैसे लाए जाएं, उसके लिए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज पहले करके चल रहे हैं। इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर एग्जाम में 2 से 3 नंबर के पूछे जाते हैं, उन टॉपिक्स को पहले कर रहे हैं, जिसमें आज का थर्ड टॉपिक है हार्वर्ड गार्डनर सर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे वो सीटेट हो या यूपी टेट हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर इस थ्योरी को हमने इतने अच्छे से डिजाइन किया है, आप देखेंगे कि किस तरह से हमने हर बुद्धि को अलग अलग तरीके से समझाया भी है और उसके एग्जाम्पल को भी एक्सप्लेन करेंगे। जितने भी हैं भाषाई, तार्किक, स्थानिक बुद्धि हो गया और आपका शारीरिक गति, काइनेस्थेटिक, जितनी भी बुद्धि हैं, आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तब आपको सब क्लियर हो जाएगा। हम ये स्लाइड दिखाने का मतलब सिर्फ इतना था कि आप वीडियो में बने रहिए, और ये एक प्रोफेशनल वीडियो है। आप पेड क्लासेस ज्वाइन करते होंगे तब भी ऐसी क्लासेस आपको मिलना मुश्किल होगा। जब आप देखोगे तब आप खुद ही कहोगे इस बात को, कोई आई जनरेटेड वीडियो ये नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो बातें होंगी बीच में हम लोग करते रहेंगे। अगर हम लोग बात करें गार्डनर सर की, तो आपने पता होगा बुद्धि में बहुत सारे सिद्धांत पहले आए थे, लेकिन जो वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में जो सबसे ज्यादा रिलायबल माना जाता है, सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल थ्योरी मानी जाती है, वो गार्डनर सर की मानी जाती है, बहुबुद्धि सिद्धांत। क्योंकि पहले के जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बुद्धि को संकुचित दायरे में उसको मापा और उसके बारे में व्याख्या की। ठीक है, उनकी चर्चा हम कभी बाद में कर लेंगे। हम चर्चा आज कर रहे हैं बहुबुद्धि सिद्धांत। इन्होंने ये माना, यहाँ पर बहुबुद्धि सिद्धांत में ये माना कि बुद्धि कोई एक तत्व या एक आयाम तक सीमित नहीं है। इन्होंने उसको कहा कि अगर कोई व्यक्ति सपोज करिए कोई पढ़ाई में अच्छा है, यानी कि मैथमेटिक्स में अच्छा है, उसने आईआईटी या कुछ भी कर लिया, बीटेक कर लिया है, तो ठीक है। कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है कि उसको मैथ्स ना आती हो, रीजनिंग ना आती हो, तो हो सकता है कि वो भाषा में पारंगत हो, उसका लिटरेचर बहुत अच्छा हो। और मान के चलिए कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो ना भाषा में है, ना मैथ्स में है, ना कंप्यूटिंग में है, किसी भी क्षेत्र में नहीं है, तो हो सकता है कि वो अच्छा स्पोर्ट पर्सन हो या अच्छा म्यूजिशियन हो, लाइक ए आर रहमान या विराट कोहली। बात समझ में आ रही है ना? यही सब जो वर्तमान में इतने सारे क्षेत्र हैं, तो उन क्षेत्रों में अलग अलग बुद्धि रखने वाले लोगों को जिस बुद्धि के सिद्धांत में शामिल किया है, उसका नाम है बहुबुद्धि सिद्धांत। इसीलिए ये ज्यादा रिलेवेंट हो जाता है और तभी आज की परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। आज इसको इतना अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे कि इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आपका छूटेगा नहीं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स की। अगर हम हार्वर्ड गार्डनर सर की बात करें, तो ऑब्वियसली ये भी अमेरिका के ही मनोवैज्ञानिक थे, ज्यादातर जैसा कि अमेरिका के मनोवैज्ञानिक रहे हैं, हार्वर्ड गार्डनर भी वहीं के थे। ठीक है, इनकी एक बुक है जो कि पूछी नहीं जाती लेकिन पूछी भी जा सकती है, फ्रेम्स ऑफ माइंड नाम से। इन्होंने जो बुद्धि के जो फ्रेम्स बताया या कितनी तरह के हो सकते हैं आयाम, तो वो किसमें उसकी चर्चा की, फ्रेम्स ऑफ माइंड में की है। 1983 में ये बुक आई थी। हम कह सकते हैं ये एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो आज के टाइम के, इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़े वो शुरुआती मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, चलिए क्या कहते हैं, इनका जो मेन वाक्य है वो ये लिखा है, बुद्धि कोई एक तत्व तो नहीं है, ऑब्वियसली कोई एक तत्व तो नहीं है, बल्कि ये कई बौद्धिक क्षमताओं का समूह है। उन्होंने कहा है कि ये कई सारी बौद्धिक क्षमताओं का एक समूह होता है, जिसमें व्यक्ति के अंदर जो विशेषता होती है उसको वो निखार ले जाता है या उसमें वो पाई जाती है। ठीक है, आगे बात करेंगे। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। इन्होंने ये भी कहा है कि अगर ऐसा है, आप देख रहे होंगे, आपने देखा होगा कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसी हम संत का ले लेते हैं, तो क्या आपको लगता है कि कोई संत है तो वो हम लोगों की यूपीएससी एग्जाम क्रैक कर लेगा, या उसमें उतनी क्षमता होगी कि वो किसी एग्जाम को क्रैक कर सकता है अगर वो पढ़ाई करे भी? जरूरी नहीं है। इसी तरह से किसी क्रिकेटर को ले लीजिए, क्या जरूरी वो पढ़ाई में उतना होशियार हो? यहाँ कहने का मतलब ये है, लेकिन वो अपनी तरह की क्षमता जो उसके अंदर है स्पोर्ट्समैनशिप की, और संत में लोगों को सही मार्ग दिखाने की वो क्षमता उनमें होती है। तो ये हर तरह की बुद्धि अपने आप से स्वतंत्र होती है, बंधी नहीं होती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि जिसमें गणित है उसी में हिंदी या भाषा संबंधी क्या होगी, क्षमता होगी। तथा मस्तिष्क में प्रत्येक के संचालन के नियम भी कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो मस्तिष्क में प्रत्येक के संचालन भी नियम भी होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। चलिए बात करते हैं, लोगों के सोचने और सीखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। बिल्कुल, कई सारी चीजों को लेके उनके सोचने समझने के तरीके अलग अलग होते हैं। ठीक है, गार्डनर की थ्योरी का आधार जो है वो देखिए, गार्डनर की थ्योरी का आधार है न्यूरो साइकोलॉजी। उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने जो जो अध्ययन किया है ब्रेन का, उन्होंने यही इसी को आधार लेकर कहा है कि व्यक्ति का जो न्यूरोलॉजिकल मतलब थिंकिंग होती है ना किसी चीज को लेके, वो किस तरह से वर्क करती है, किस क्षेत्र में वो उसको ज्यादा प्रिविड बनाती है। तो न्यूरो साइकोलॉजी इनका जो है थ्योरी का आधार रहा है। ठीक है, इन्होंने इस पर अध्ययन भी किया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आगे।
भाषागत बुद्धि, अब बुद्धियों के जो इन्होंने प्रकार बताया, प्रथमतः इन्होंने 7 तरह की बुद्धि बताई थी, आगे फिर और जोड़ी गई थी, 9 हुई थी और बाद में और बढ़ी थी, ठीक है। हम लोग उनकी चर्चा करेंगे। भाषागत बुद्धि की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली भाषा लैंग्वेज से मतलब ही निकलता है कि जो व्यक्ति बोलने में, सुनने में, समझने में और अपने आप को अभिव्यक्त करने में जिसमें पारंगत हासिल होती है। भाई एलएसआरडब्ल्यू के जो बेसिक लक्षण होते हैं, सुनना, बोलना, ये जो कौशल होते हैं, ये तो सभी में होते हैं ना, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये तो सभी में होते हैं। लेकिन इसमें जो विशेष अगर कोई पारंगत होता है इनको लेकर के, इन स्किल्स को लेकर के, तो वो किस में चला जाता है? भाषागत बुद्धि में चला जाता है। जैसे कि अब राइटिंग तो हर कोई कर लेता है, लेकिन ये उस राइटिंग की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है कोई जब राइटर राइटिंग करता है, जैसे कवि जो कोई रचनाएं लिखता है या कोई उपन्यास लिखता है, जब हम उसकी बात करेंगे तो वो किस में चला जाएगा? भाषागत बुद्धि में चला जाएगा, ठीक है। डिबेट करने वाले, आपने देखा होगा अगर किसी के सामने कोई टॉपिक रखा जाए तो हम लोग नॉर्मल हैं तो उस पर नॉर्मल बात करेंगे, अगर नॉर्मल पर्सन है तो उस पर नॉर्मली बात करेगा उस टॉपिक पे, उसके डीप एब्स्ट्रैक्ट नहीं निकाल पाएगा। लेकिन जो डिबेट करने वाले लोग होते हैं उनको उस क्षेत्र में बहुत ही डीप नॉलेज होता है, या उसको कैसे व्यक्त करना है, उस नॉलेज को कैसे व्यक्त करना है, इसकी प्रवीणता किसमें होती है? भाषागत बुद्धि वाले लोगों में होती है। डिस्कशन, जब आप नाम से ही लग रहा होगा कि वार्तालाप जब होती है, ठीक है। तो इस तरह की, वही यहाँ पर लिखा भी है, भाषा एवं शब्दावली पर विशेष पकड़ इनकी होती है, वोकैब्स इनकी बहुत अच्छी होती है। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन सी बुद्धि के लोग होते हैं जिनमें वोकैब बहुत अच्छी होती है, तो वो कौन सा हो जाएगा? भाषागत आ जाएगा। स्वयं को अभिव्यक्त करने की, संप्रेषण की अनोखी क्षमता होती है। आप किसी का एग्जाम्पल राजनेता का ले सकते हैं, नाम नहीं लेंगे यहाँ पर हम। किसी राजनेता को देखिए तो वो जब 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख उनके सामने लोग बैठे होते हैं, तो कैसे उनको वो बांधे रखते हैं। या कवि होता है तो कैसे पूरी क्षमा रात भर लोगों को बिठाए रखता है। यानी ये क्षमता क्या एक आम इंसान में होती है? नहीं होती है। ये उन्हीं में हो सकती है जैसे जो राजनेता हो गए, कवि हो गए, है ना, लेखक हो गए। इस तरह के लोगों, अपनी जो अभिव्यक्त करने की इनकी क्षमता होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है नॉर्मल लोगों के बजाय, ठीक है। चित्रों के बजाय शब्दों में सोच सकते हैं। इनकी जो थिंकिंग भी होती है, भाई राइटर्स होते कैसे गीतों को लिख लेते हैं, क्योंकि वो सोचते ही कैसे हैं, वो चित्रों में चित्रों के बजाय कैसे सोचते हैं? शब्दों में सोचते हैं, वर्ड्स में थिंकिंग उनकी होती है, ठीक है। जैसे शिक्षक हो गए, कवि, लेखक हो गए, वकील हो गए। आप किसी केस को जब वकील लड़ता है तो देखिए आप कैसे काट छाट के बात करता है। अनुवादक हो गए, ट्रांसलेटर हो गए, प्रवक्ता, लेक्चर जाना ही जाता है इसीलिए लेक्चर को, ठीक है। और पत्रकार हो गए, पत्रकार जब किसी पॉइंट को, किसी न्यूज़ को बताता है तो उसके बताने का तरीका बिल्कुल अलग होता है और लोगों को इम्प्रेसिव करने वाला होता है, इम्प्रेस करने वाला होता है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे सभी लोग किसमें? भाषागत बुद्धि में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगला है मैथमेटिकल, यानी तार्किक और गणितीय बुद्धि, लॉजिकल या मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ऑब्वियसली इस तरह की बुद्धि वाले लोग गणनाओं में तेज होंगे, गणित में तेज होंगे, नंबर्स में तेज होंगे। लॉजिक इनका बहुत अच्छा होगा कि किस तरह से चीज़ों में जो रीजनिंग पावर होती है वो इनकी बहुत अच्छी होगी। पैटर्न्स को बहुत अच्छे से ये डिफाइन कर लेंगे, डिकोड भी कर सकते हैं पैटर्न्स को। तो ये तरह के जो लोग होते हैं तो उन्हें किस में रखा जाता है? रीजनिंग और मैथमेटिकल उसमें कैटेगरी में रखा जाता है। क्वेश्चनिंग इनकी फास्ट होती है। ऑब्वियसली कहा भी जाता है कि मैथ्स जो होती है वो ब्रेन को क्या करती है? शार्प करती है। तो गणित का सबसे मेन काम यही होता है कि आपके ब्रेन को तार्किक बनाना, लॉजिकल बनाना, तो यही काम होता है। वर्किंग विद नंबर्स, नंबर्स के साथ बहुत अच्छा इनका तालमेल होता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स वगैरह, ऑब्वियसली साइंस के लोग होते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो किस में आएंगे? इसी तार्किक गणितीय बुद्धि में आएंगे, ठीक है। देखते हैं, तर्क करने की क्षमता अच्छी होती है। ऑब्वियसली गणितीय समस्याओं का समाधान करने की क्षमता होती है। डिकोडिंग की क्षमता एवं सादृश्यता होती है। देखिए बहुत से ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें लगता है कि कुछ रहस्य सुलझाने पड़ेंगे या कोई केस को समझना पड़ेगा, तो उनकी एग्जाम्स जब कराई जाती कंडक्ट, तो डिकोडिंग और सादृश्यता संबंधी वहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? जिससे कि उनके अंदर ये क्षमता है चीज़ों को समझने की, डिकोड करने की, गूढ़ रहस्यों को जानने की। नॉर्मल व्यक्ति किसी चीज़ को अलग नज़रिए से देखते हैं, लेकिन ये लोग वहाँ पर जो छिपे अर्थ होते हैं उनको भी समझ लेते हैं, डिकोड कर लेते हैं, तो ठीक है। जैसे कि साइंटिस्ट हो गए, गणितज्ञ हो गए, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गए, कंप्यूटर प्रोग्रामर हो गए, और हैकर्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो जो डेटा साइंस से रिलेटेड होते हैं, कंप्यूटिंग से रिलेटेड होते हैं, एआई से रिलेटेड होते हैं, मैथ से रिलेटेड होते हैं, उन सब तरह के जो लोग होते हैं वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे? लॉजिकल, मैथमेटिकल, इंटेलिजेंस के अंतर्गत आ जाएंगे। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए,
अब ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आपसे रख दिया जाता है, जैसे कि अगर कोई आई में परफेक्ट इंजीनियर है तो वो किस बुद्धि में आएगा, ऑब्वियसली किस में आएगा, वही आपका लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में आएगा। स्थानिक बुद्धि क्या होती है? देखिए, स्थानिक बुद्धि की जब बात चलती है तो इसका मतलब होता है एक हम लोग जाते हैं अपने घर का नक्शा वगैरह, आप एक व्यक्ति से कहिए कि हमारा हमारा घर कैसा बनना चाहिए, नॉर्मल अगर आपका कोई पड़ोसी तो बता देगा, इस तरह से दीवारें खड़ी कर लो और इस तरह के कमरे निकाल लो। लेकिन अगर आप वही एक प्रोफेशनल के पास जाएँगे, एक आर्किटेक्चर के पास जाएँगे, जिसको वास्तव में स्थान का नॉलेज है, किस तरह से चीज़ों को व्यवस्थित किया जा सकता है किसी स्थान विशेष में, तो वो वहाँ पर जो एक नक्शा बनाकर देगा, उसकी बात ही कुछ और होगी। 4 लोग देखने आएँगे तो वो भी कहेंगे कि क्या चीज़ बनाई है। तो इनकी पारंगता किसमें होती है? ड्राइंग में। ये ड्रॉ कर ले जाते हैं। अब आपने कई सारी पेंटिंग्स देखी होंगी, उनके बारे में सुना होगा कि 1 करोड़ की कोई पेंटिंग बिकी है, कोई इतने, हम लोग देखते हैं और सोचते हैं क्या ही इसने ऐसा इसमें कर दिया कि ये 1 करोड़ की बिक रही है। लेकिन नहीं, उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो वास्तव में वही समझ सकता है जो उसका क्या हो, पारखी हो, है ना? इसी तरह से बिल्डिंग्स, भवन निर्माण वगैरह होता है, वो भी स्पेशल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है। ये पुल बन जाते हैं, कैसे हमें क्या करना है, तो ये सब चीज़ें कौन कर सकता है? जिसके अंदर स्पेस को सही डिकोड करने की पावर होती है। डिज़ाइन बना देना, ठीक है? इसके अलावा ये जो मेज़ या पज़ल्स होते हैं उनको कैसे डिज़ाइन किया गया होगा? कैसे लोगों ने सोचा होगा कि हम क्या कहाँ पर क्या चीज़ लगाएँ? आज के जो वीडियो गेम्स आते हैं वहाँ पर हर्डल्स आते हैं, तो कैसे सोचा होगा? तो वो स्पेस का नॉलेज भी उनमें होता है। लुकिंग एट पिक्चर्स, पिक्चर्स को देखना, ठीक है, इमेजिनेशन। आगे यहाँ पर देखते हैं, स्थानिक चित्रों को कल्पना द्वारा मानसिक रूप में परिवर्तित करने की क्षमता होती है। आप इनको स्थान दिखा देते हैं और यहाँ पर वहाँ पर आपसे कहा, उनसे पूछिए तो वो कल्पना कर लेते हैं कि अगर ये इतने बाई इतने की जगह है तो यहाँ पर कैसी-कैसी चीज़ें हो सकती हैं या क्या-क्या निकाला जा सकता है, ठीक है? और कैसी बिल्डिंग बनाई जा सकती है। तो वो चित्रों को कल्पनात्मक रूप में सोच लेते हैं। ऐसा नॉर्मल हम लोग नहीं कर पाते हैं। प्रत्यक्षीकरण की क्षमता अच्छी होती है, ऑब्जर्वेशन इनका ऑलरेडी स्ट्रांग होता है, तभी प्रतिरूप या मॉडल का निर्माण करने में निपुण होते हैं। आपने देखा होगा किसी किसी चीज़ का, जैसे फ़िल्म सिटी बननी है उत्तर प्रदेश में, ठीक है? तो उसका प्रतिरूप मॉडल बनाया गया होगा ना, मॉडल बनाया जाएगा कि ये 500 बीघे में बनेगी, तो उसका एक एक प्रारूप तैयार किया जाता है, जैसे सीएम सर को दिखाना या किसी को भी दिखाना, तो वो मॉडल कौन बना सकता है? भाई हर कोई तो नहीं बना सकता ना, उतनी चीज़ों को एक छोटे से टेबल पे अ, व्यवस्थित करना, तो ये चीज़ें जो करेगा, यानी उसमें कौन-सी समझ होगी? स्थानीय बुद्धि होगी, ठीक है? मूर्तिकार हो गए, देखिए मूर्ति को किस तरह से, अब ये क्वेश्चन बन जाता है, मूर्तिकार किस बुद्धि के अंतर्गत आएँगे? तो मूर्तिकार किसके अंतर्गत आएँगे? स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत आएँगे। भाषाई में नहीं आएँगे, गणित में नहीं आएँगे, लेकिन उनको ये समझ है कि एक मूर्ति को कैसे तराशा जाता है। तो ये स्थानिक समझ है, कहाँ पर कितना तोड़ना है, कितना रखना है, तो इस तरह से। चित्रकार हो गए, इंटीरियर डिज़ाइनर हो गए। इंटीरियर डिज़ाइनर आप देखिए, घर में किस तरह से आप घर दे दीजिए, बता दीजिए और वो इतना अच्छा डिज़ाइन करके देते हैं, या सर्वेक्षण अधिकारी हो गए। तो ये सब आ जाएँगे स्थानिक बुद्धि में, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है शारीरिक गतिक बुद्धि, काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। सीधी-सी बात है, जो स्पोर्ट्स में अच्छा हो, जिसमें बॉडी और माइंड के साथ या ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेशन करने की, तालमेल बिठाने की अच्छी क्षमता होती है, उसे ही हम किसमें रखते हैं? काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में रखते हैं। जितने स्पोर्ट पर्सन हो गए या इसके अलावा जिम्नास्ट वगैरह जो भी होते हैं, एथलीट वगैरह होते हैं, जो एक्टिंग करते हैं, डांसिंग करने वाले भी, क्योंकि उनका कोऑर्डिनेशन देखिए, डांसिंग करने वाले हम लोग तो अचंभे में पड़ जाते हैं कि ऐसे स्टेप्स कर कैसे लेता है। तो क्यों कर लेता है? क्योंकि उसकी बॉडी का ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है। यूजिंग टूल्स को भी, अब हम लोग किसी कील को अगर हथौड़ी से ठोकते हैं तो हो सकता है कि 5 बार मारें तो एक बार अपनी ही उँगली पे मार लें, है ना? तो ये टूल्स को यूज़ करना, और वो देखिए दिन भर काम करते हैं, इतने सारे, कहीं क्रेन्स चलाने वाले हो गए, कहीं कुछ हो गए, क्योंकि उनमें क्या होती है? उनके परफेक्शन होता है टूल्स को लेकर के, और ये परफेक्शन, ये चीज़ ज़्यादा, इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। किसकी? प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है, जितनी भी चीज़ें हैं। तो ये क्राफ्ट्स देखिए, घड़ा बना रहा है, कोई कुम्हार है तो घड़ा बना रहा है। अब कितना उसको वहाँ पर मिट्टी को हटाना है, तो कितनी अपने हाथों को वो फाइन करके रखता होगा, तब जाके वैसे ही बनता होगा। यहाँ पर 2 तरह की चीज़ें और आती हैं। एक ग्रॉस मोटर स्किल्स, लिखा भी है। एक ग्रॉस मोटर स्किल्स होता है और एक फाइन मोटर स्किल्स होता है। क्या होता है? ये क्वेश्चन बनता है, फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स होता है। देखिए, जिन लोगों में छोटी, मतलब जो बहुत ही फाइन का मतलब होता है जो आपका सूक्ष्म पेशी कौशल होता है। इसका मतलब होता है, जैसे कोई सर्जन है, डॉक्टर है, तो आप देखिए डॉक्टर है तो वो जब सर्जरी कर रहा होता है तो कितने ऐसे कर रहा होता है कि अगर वहाँ पर कोई भी
मीटर में भी अगर कोई दिक्कत हो जाए तो जो पेशेंट है वो मर सकता है। तो इससे ये सिद्ध होता है, यानी उसकी कोऑर्डिनेशन हाथों का कितना बैलेंस्ड होता होगा। बात को समझिए, वो एक डॉक्टर है, वो तो एक अलग बात है, वो पढ़ाई के हिसाब से बना, लेकिन उसके हाथ में कितना प्रिसीजन है, ये चीज़ किसमें आएगी, कानेस्थेटिक में आ जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह की फाइन मोटर स्किल्स वाले लोग राइटिंग अच्छी कर लेते हैं, पेंटिंग अच्छी कर लेते हैं, सर्जन हो गए, ये सब फाइन मोटर स्किल्स होता है। ग्रॉस मोटर स्किल्स होता है जो जैसे भाला फेंकने वाले हो गए, दौड़ लगाने वाले हो गए, लंबी कूद, ऊंची कूद, ये जो पूरी बॉडी का यूज़ करते हैं वो किस में चले जाएंगे, ग्रॉस मोटर स्किल्स में चले जाएंगे। तो वही यहाँ पर है, शारीरिक गति पर विशेष नियंत्रण की क्षमता होती है, इंटेलिजेंस ऑफ स्ट्रेंथ, एंडुरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस, वही सब आ रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी इनकी बॉडी में होता है, बैलेंस होता है, डेक्स्टरिटी निपुणता होती है, मूवमेंट, एक्सप्रेशन और सेंस ऑफ टाइमिंग। यहाँ पर टाइमिंग बहुत मैटर करती है। अब अगर महेंद्र सिंह धोनी है और वो सिक्स लगा रहे हैं किसी बॉल पे, और जबकि हर कोई उस बॉल पे सिक्स नहीं लगा पाता है, तो कहीं ना कहीं उनकी बैट और बॉल के बीच की टाइमिंग को वो कितना अच्छा जज करते होंगे, यानी अपनी बॉडी को ब्रेन के साथ कितना अच्छा कोऑर्डिनेट करते होंगे, जिससे कि वो ऐसा कर पाते हैं। ठीक है, डांसर्स हो गए, रेसर्स हो गए, एक्टर हो गए, प्लेयर्स हो गए, जिम्नास्ट हो गए, फायर एक्सटिंग्विशर है ना, आग बुझाने वाले, आप देखिए 10 मंजिल पे फटाक से 2 मिनट में चढ़ के और ऊपर पहुंच जाते हैं, आग बुझाने लगते हैं। उनको ड्रिल्स भी करवाई जाती है। क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? हम लोग चढ़ने की तो दूर की बात है, सर्जन हो गए, वही बात यहाँ पर आ गई। तो ये सब किस में आ जाएंगे, शारीरिक गति बुद्धि में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला है सांगीतिक बुद्धि या म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, अब वही हमने कहा ना, आज का दायरा इतना बढ़ गया है कि इंटेलिजेंस कोई एक सीमा तक बंध के नहीं रह गई है कि पढ़ने में कोई होशियार है तो बस उसी में इंटेलिजेंस है, नहीं है। बहुत से लोग होते हैं बिल्कुल नहीं पढ़े होते हैं और वो इतने बड़े लीजेंड बनते हैं, वो इतने बड़े लीजेंड्स बनते हैं कि हम पीढ़ियां उनको याद रखती हैं, देश कंट्रीज उनको याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कोई ना कोई पावर थी, कोई ना कोई ऐसी बुद्धि थी, इंटेलिजेंस थी। और वो इंटेलिजेंस ज़रूरी नहीं है कि लैंग्वेज और मैथ्स की हो, वो इस तरह की भी हो सकती है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस भी हो सकती है। कौन नहीं यार ए आर रहमान को जानता है, लेकिन क्या कोई जानता है वो कितने पढ़े लिखे होंगे? नहीं जानता है, मतलब ही नहीं है वहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गए। संगीत के प्रति संवेदनशीलता होती है। देखिए, इनको नॉलेज होता है, इनको सुर लय ताल का ज्ञान होता है। सिर्फ सुनने वाला नहीं, जो हम लोग सिर्फ सुनते हैं, सुनने का तो सबको होता है, अभिव्यक्ति करने का भी होता है, उसमें समझ का भी होता है। तो सुर लय ताल जो पिच वगैरह होती है ना, तो वो ये उसमें ये कैसे होते हैं, लिरिक्स में, पिच में, पैटर्न में, रिदम में परफेक्ट होते हैं। उनको समझने में भी और कंप्रहेंड करने में भी और प्रोड्यूस करने में भी, दोनों बातें याद रखना, समझते भी हैं और प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। तो संगीतकार हो गए, गायक हो गए, लेखक हो गए और म्यूजिक टीचर हो गए, ये सब किस में चले जाएंगे, सांगीतिक बुद्धि में चले जाएंगे। लेखक का मतलब होता है जो राइटर होता है इनका, लिरिक्स वगैरह का। ठीक है, यही सब आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ऐसा कोई भी यहाँ पर नहीं होगा जो पॉइंट आपको डाउटफुल लग रहा हो, और इतना पढ़ने के बाद आपको अगर मल्टीपल इंटेलिजेंस ना समझ में आए तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये वो वाले वीडियो नहीं है कि 5 मिनट में 5 मनोवैज्ञानिक समझिए, उससे आपका वास बिलीव करिए, इतने सालों बाद टेट आई है, तो आपको लगता है कि 5 मिनट में 5 मनोवैज्ञानिक वाली थ्योरी जब आप पढ़ोगे तो उससे काम आपका चल जाएगा? नहीं चलेगा। इसलिए आपको डीप नॉलेज होना चाहिए। और एक क्लास में अगर एक मनोवैज्ञानिक तैयार हो रहा है और हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर 40 टॉपिक बनते हैं, तो 40 क्लास में अगर हम 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लेंगे, जिसमें थ्योरीज भी होंगी, मनोवैज्ञानिक भी होंगे, बहुत कुछ होगा, तो फिर क्या ही दिक्कत है, ये बताइए? क्यों हम ये सोच रहे हैं कि नहीं, कोई हमें 10 मिनट में 10 मनोवैज्ञानिक बता के चला जाए? क्या बता लेगा वो? नाम बता लेगा, उनकी जन्म तिथि बता लेगा? क्या किसी थ्योरी को इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है? तो थोड़ा सा डीप रहिए। डीप रहने वाले, ज़्यादा मेहनत करने वाले कभी नहीं चूकते। 2011 में हमने दिया था, और आप बिलीव नहीं करोगे, 8 प्रकाशन की उस टाइम कुल मिला के किताबें ही आती थी, तो 8 के 8 प्रकाशन की बुक्स हमने पढ़ी थी। 2011 की हम आपको बात बता रहे हैं। तो इस तरह से पढ़ाई होती है। पढ़ाई मेहनत चाहती है, शॉर्टकट से काम नहीं बनता है। आपने सीटेट दिया होगा, वहाँ से आपको पता चल गया होगा। हालाँकि सीटेट इतना फैक्चुअल भी नहीं होता, जबकि ये एग्ज़ाम आपका फैक्चुअल होने वाला है। तो ज़ाहिर-सी बात है, फैक्ट्स भी यहाँ पर पता होने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स भी पता होने चाहिए। वही पा पाएगा जो कहीं न कहीं पूरी तरह से इसको मजबूती के साथ पढ़ेगा। तो चीज़ें थोड़ा अच्छे से करनी है तो हमसे जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। सीडीपी हुआ, मैथ्स हुआ, और आपके ईवीएस की तो पूरी, अभी जब पिछली बार इसका आया था कि हाँ यूपी टेट आने वाली है, तो पूरी 33 क्लासेज ईवीएस की वहाँ पर पड़ी हुई हैं। ठीक है? तो जुड़िए, देखिए चैनल पे क्या पढ़ा है और क्या पढ़ाया जा रहा है। आपको आने वाले एग्ज़ाम में लगेगा कि चीज़ें नहीं ऐसे चलती हैं, और कोई ऐसे नहीं बता रहे हैं। 2011 से अनुभव है टेट और सीटेट को देने का भी, और कई सारी भर्तियाँ जो आपकी 68,000 69,000 जो भी बीच में हुई थी, उनको दिलाने का भी पूरा अनुभव है। तो फिर लगे रहिए। ठीक है? साथ में जुड़ जाइए। इससे पहले 2 थ्योरीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें आपका है वाइगोस्की सर का
और दूसरा है फोहलबर्ग का सिद्धांत। ये दोनों हम लोग कर चुके हैं, तीसरा आज ये चल रहा है, आगे इसी तरह से ये चीज़ चलती रहेगी। मैथ्स भी आपकी नंबर सिस्टम पे चल रही है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। देखिए इंटरपर्सनल क्या होता है? इंटरपर्सनल होता है जब हम दूसरे की भावनाओं को, विचारों को, मूल प्रवृत्तियों को समझ पाएँ और उसके अनुरूप प्रतिक्रिया दे पाएँ, तो ऐसे व्यक्ति को या ऐसी बुद्धि रखने वाले को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की कैटेगरी में रखते हैं। कौन लोग ये होते हैं? आपने देखा होगा राजनेता। राजनेता समझ जाते हैं कि फला जगह हम जा रहे हैं तो वहाँ के लोगों की नस क्या है, दुखती नस क्या है, और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्पीच को वो बनाते हैं, है ना? तो वो समझते हैं कि सामने वाले क्या चाहते हैं। तो राजनेता हो गए, लीडर्स हो गए, ऑर्गेनाइज़र हो गए। ऑर्गेनाइज़र इतने चालाक होते हैं कि जहाँ पर भी किसी चीज़ का ऑर्गेनाइज़ेशन करते हैं, वहाँ की पूरी जनता की पकड़ उनके हाथ में होती है और वो वही बोलते हैं, वही करते हैं जो लोगों को पसंद आता है, ठीक है? इसके बाद कम्युनिकेटिंग हो गया, लोगों से बात करना हो गया। सेलिंग, आप देखिए जो सेलर्स होते हैं, वो किस तरह से अपनी चीज़ों को प्रेज़ेंट करने की क्षमता होती है, क्योंकि वो जान जाते हैं। अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक शॉप पे गए और आपने कहा हमें इस तरह का जीन्स चाहिए, 1-2 उन्होंने डाले, आपको नहीं पसंद आया, वो तुरंत आपको समझ जाते हैं कि इसको क्या चाहिए और उसी तरह की चीज़ें फिर आपको वो दिखाने लगते हैं, क्योंकि उनको अब अगर वो बिल्कुल डिट्टो आपसे पूछने पे उतारू हो जाएँ तो 2 घंटे तो आप उनको क्लियर ही नहीं कर पाओगे कि आपको क्या चाहिए। यानी उनमें ये क्षमता होती है कि वो आपके विचारों को समझ पाते हैं कि वास्तव में इसको चाहिए क्या। इंटरव्यू करने वाला क्यों इंटरव्यू लेता है? क्योंकि वो किस बुद्धि को रखता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है। वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है उसमें, दूसरों को समझने की क्षमता होती है। भाई इतनी सारी एग्ज़ाम देकर आया है कोई व्यक्ति, उसका इंटरव्यू क्यों लिया जाता है? तो कुछ तो रीज़न होगा ना, वरना एग्ज़ाम में ही पूछ लेता। इसीलिए क्योंकि वो आपको क्या करना चाह रहा है? आपको समझ लेता है आपसे बात करके। इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन जो झगड़े वगैरह निपटाता है। इधर देखिए, दूसरों की इच्छाओं, आवश्यकताओं, प्रेरणाओं, भावों, संवेगों, मूल प्रवृत्तियों, कुछ भी नहीं बचा यहाँ पर, है ना? को समझना, दूसरों के व्यवहार को समझकर अनुक्रिया करना। अब आपने यहाँ पर दूसरों के व्यवहार को समझ लिया और उसके अनुरूप आपने अनुक्रिया की, तो बताइए वो कितनी फिट बैठेगी? क्या आप कोई ना कर पाएगा? क्योंकि आप तो उसको समझ चुके हैं। तो इसी तरह के लोग कौन होते हैं? मनोवैज्ञानिक होते हैं, ठीक है? अच्छी बात है, मनोवैज्ञानिक तो ऑब्वियसली बहुत ही हाई इंटेलिजेंस के होते हैं। परामर्शदाता, लोग जाते हैं अपने झगड़ों को लेके, जैसे पति-पत्नी में झगड़ा हो गया तो वो जाते हैं परामर्शदाता के पास में और वहाँ पर अपनी समस्या बताते हैं कि अब क्या करें, कैसे सुलझे चीज़ें। तो वो चीज़ें सुलझाता है, बताता है चीज़ें, ठीक है? राजनीतिक जो नेता होते हैं, धार्मिक नेता भी, अब आजकल आपने तो देखा होगा बहुत ज़्यादा है कि धार्मिक नेता लाखों की भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? क्योंकि वो लोगों को जानते हैं हमें कैसे इनको क्या बताना है, तो उसी तरह की बातें वो करते हैं। अध्यापक हो गया, टीचर तो हर जगह होता है, ठीक है? भाषाई में भी हो जाएगा, गणित में भी हो जाएगा, इसमें सब जगह ये रहता है। दुकानदार अभी हमने बताया, प्रबंधक भी अपने को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता है चीज़ों को लेकर, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है अंतरावैयक्तिक बुद्धि। अब वो बुद्धि थी दूसरों को समझने की और वैयक्तिक है खुद को समझने की। जब व्यक्ति खुद की मूल प्रवृत्तियों को, भावों को, अपनी अपनी आंतरिक चीज़ों को समझ जाता है, अपनी इच्छाओं को, अभिप्रेरणाओं को और मूल प्रवृत्तियों को, संवेगों को, स्पेशली देखिए संवेग भी दिया है, मूल प्रवृत्ति भी दिया है, इच्छाओं और प्रेरणाओं का ज्ञान। कहते हैं ना, अगर आपको ईश्वर को, दुनिया को समझना है तो सबसे पहले स्वयं को समझो, और दूसरों को समझने से भी कठिन होता है स्वयं को समझना। ये चीज़ आपको शायद पता होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो समझ लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहलाते हैं? अंतरावैयक्तिक बुद्धि वाला कहलाते हैं। और स्वयं के व्यवहार को नियंत्रित करने की भी क्षमता इसमें आ जाती है। क्यों आ जाती है? भाई जब आप अपने संवेगों को समझ जाओगे, मूल प्रवृत्तियों को समझ जाओगे, अपने बारे में सब कुछ समझ जाओगे कि कब हमें गुस्सा आता है, किन बातों से हमें गुस्सा आता है और किन बातों से हमें खुशी मिलती है, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको अपने व्यवहार पे कंट्रोल करने की भी क्षमता डेवलप हो जाएगी। भई उन्हीं में तो नहीं होती जो अपने गुस्सा को कौन नहीं कंट्रोल कर पाता है, जो उनको समझ नहीं पाता है। तो जब आप चीज़ों को समझने लगेंगे तो फिर तो आप कंट्रोल भी करने लगेंगे। तो ये क्षमता अगर आप में हो गई, फिर तो आप योगी हो गए, आप संत हो गए ना, आप आध्यात्मिक गुरु हो गए। तो ये कहीं न कहीं नेता से, दुकानदार से और मनोवैज्ञानिक से बढ़कर होते हैं ना ये, क्योंकि ये खुद को समझ गए होते हैं, ये स्वयं को समझ गए होते हैं, इसीलिए ये इनसे भी बड़े होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपको दिए हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, सेल्फ स्मार्ट होते हैं, ठीक है? और ये साइकोलॉजिस्ट हो गए, फिलॉसफर, राइटर, थियोलॉजी, ठीक है? इस तरह के लोग जो होते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रकृतिवादी बुद्धि, ये जो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होता है, अब देखिए ये भी बुद्धि है प्रकृतिवादी, जो प्रकृति के पैटर्न को समझे, बात समझिए,
नेचर भी एक पैटर्न देता है। क्यों कहा जाता है कि भूकंप आने से पहले जो एनिमल्स होते हैं उनको सिक्स सेंसेस के द्वारा पता चल जाता है कि कोई आपदा आने वाली है और ह्यूमंस नहीं जान पाते। ऐसा सुना क्या है, ऐसा होता भी है। क्यों, जहाँ भूकंप आने वाला था, जहाँ पर सुनामी आने वाली थी और वहाँ पर जानवर पहले ही भाग गए थे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनमें नेचर को समझने की क्षमता होती है। तो ऐसे भी कुछ व्यक्ति भी होते हैं जिनमें नेचर को समझने की क्षमता होती है। किसान का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। आप लोग देखोगे तो नहीं बता पाओगे। किसान है अगर, तो वो मतलब पहले से ही बता देगा। हमारे बाबा, हम खुद ये चीज़ हमने देखी है, वो पहले ही बता देते थे कि ऐसा करो, ये अनाज भर लो क्योंकि 2 दिन बाद पानी बरसेगा। कौन-सा मौसम विज्ञानी उनको बताने आता था कि पानी बरसेगा, और पानी बरसता भी था। ठीक है? तो इस तरह से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसे स्मार्ट लोग होते हैं, और ये किसमें स्मार्ट होते हैं? नेचर को लेके, नेचर के रूल्स को लेके, नेचर के पैटर्न्स को लेके स्मार्ट होते हैं। इसमें कोई भाषाई बुद्धि काम नहीं आ रही, इसमें कोई कानेस्थेटिक बुद्धि काम नहीं आ रही, कोई मैथ्स काम नहीं आ रहे। लेकिन ये एक अलग तरह की बुद्धि है जो लोगों में होती है। किन लोगों में होती है वो देखते हैं। आपकी एक्सप्लोरिंग हो गया। देखिए, जो एक्सप्लोर करने वाले होते हैं, सब लोग तो नहीं होते ऑब्वियसली। कोई जंगलों में घूम रहा है, कोई पहाड़ों पे घूम रहा है, तो हर कोई तो नहीं घूमता है ना। जिनमें इस तरह की रुचि होती है, अन्वेषण करने की एक ललक होती है, वही तो घूमते हैं। जैसे गार्डनिंग करने वाले, अब पौधों से रिलेटेड इतना वर्क होता है जिसमें फ्लोरा और फौना दोनों आते हैं, कि उनको समझ होती है कि किस पौधे को कब कटिंग करना है, कितना पानी देना है, कितनी खाद देनी है, कैसे उसको क्या वातावरण दिया जाए, कैसी मिट्टी दी जाए। तो क्या ये सबको नॉलेज होता है? नहीं होता। आप एक पेड़ को नॉर्मली तो उगा सकते हैं, लेकिन एक परफेक्शन के साथ चीज़ें कर पाना वही कर सकता है जिसमें इस चीज़ का नॉलेज हो। ऑब्जर्विंग हो गया, चाहिए नेचुरल जो फिनोमेना होता है उसको ऑब्जर्व करना। नेचुरल इवेंट्स जैसे हो गए ना, कि अब रेनबो निकलेगा जो भी। तो यहाँ पर देखिए, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता होती है। किसमें? प्रकृतिवादी बुद्धि में। प्राकृतिक नियमों की समझ होती है कि किस तरह के जब पैटर्न्स बनते हैं तो क्या घटना घटती है। तो अभी तो है कि नहीं, वायुदाब कम हुआ, ज़्यादा हुआ, तूफान आएगा, नहीं आएगा। तो ये तो चीज़ें अब साइंस ने प्रूव की हैं, लेकिन क्या पहले लोग नहीं समझते थे? समझते थे। प्राकृतिक सुंदरता, घटनाओं, सूक्ष्म पहलुओं को महत्व देना। कौन लोग होते हैं वो देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो है, किसान हो गए। अभी उन्हें शिकारी, हर को देखिए शिकारी बहुत, आप इसको नॉर्मली ना लीजिए कि शिकारी है तो कोई भी चला जाएगा जंगल में शिकार करके आ जाएगा। हम एक ऐसे शिकारी की बात कर रहे हैं जो परफेक्ट होता है जंगल में जाके। और आप मान के चलिए, एक तरह से थोड़ा-सा आप इसको आदिवासी टाइप का मान के चलिए, है ना? ये वो आज वाले शिकारियों की हम बात नहीं कर रहे हैं जो गलत तरीके से जानवरों का शिकार करते हैं। हम आदिवासी टाइप के लोगों का बात कर रहे हैं। तो इनमें ये पावर्स होती थी कि कैसे हम अपने आप को बचा के अपने भोजन का प्रबंध करें, और किस तरह से हम चीज़ों को मैनेज करें कि जिस जानवर को हमें शिकार करना है वो उसमें फँस जाए और हम भी बच जाएँ। तो ये सब चीज़ें इनको आती थी। उनके लिए चारा डालना क्या। पर्यटक होते हैं, जीव वैज्ञानिक होते हैं, वनस्पति वैज्ञानिक होते हैं, माली होता है, और प्रकृति प्रेमी, ये सभी किसमें आ जाएँगे? प्रकृतिवादी बुद्धि में आ जाएँगे। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये लास्ट बुद्धि का है जो मेन में आती है, अस्तित्ववादी बुद्धि, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? देखिए, अब ये सबसे ऊपर चलेगी। सबसे ऊपर कैसा? यहाँ का मतलब होता है कि हम ये विचार करें, यहाँ पर हम दूसरों को विचारों को नहीं समझ रहे हैं, यहाँ पर हम अपने अंदर के विचारों को नहीं समझ रहे हैं, यहाँ पर ये समझ रहे हैं अपने जीवन के विचारों को, कि हमने ये जन्म हमें क्यों मिला है ना, एकदम अध्यात्म वाली बात में जब हम चले जाते हैं, ये जीवन हमें क्यों मिला है, ये इसका क्या उद्देश्य है? जीवन और मृत्यु के बारे में जो चर्चा करे, जीवन और मृत्यु के अनसुलझे रहस्यों की जो चर्चा करे, इस ब्रह्मांड की जो चर्चा करे, पूरी मानव जाति, जानवरों के एग्जिस्टेंस की जो चर्चा करे, उस तरह के जो लोग होते हैं, या उन पर विचार करे, चर्चा करने का मेरा मतलब है विचार करे, तो ऐसे संसार के गूढ़ रहस्यों को जानने की जो उत्सुकता होती है, वैसी बुद्धि वाले लोगों को क्या कहा जाता है? अस्तित्ववादी बुद्धि वाले लोग कहा जाता है। मानव जीवन के अस्तित्व, जीवन, मृत्यु आदि के विषय में चिंतन करने की क्षमता होती है। और कौन ऐसे लोग होते हैं? सुकरात हो गए, आपके गौतम बुद्ध हो गए, महात्मा बुद्ध हो गए, ये जो हैं, तो ये दार्शनिक लोग होते हैं, ठीक है? और लेखक हो गए, चिंतक, विचारक हो गए, ठीक है? तो इस तरह के जैसे प्रेमानंद महाराज जी हैं, अगर हम लोग आज की बात करें, तो जो सबसे हमें कहेंगे कि जो सबसे ट्रू अगर संत कोई नज़र आता है तो वही नज़र आते हैं, क्योंकि वो चीज़ों को ऐसे नहीं सिर्फ कहते हैं, भौतिकता से लेना देना उनका नहीं है, उनके विचारों में भौतिकता नहीं झलकती है। तो कहीं न कहीं वो बात यही करते हैं कि हम जो हैं वो क्यों हैं, और हमें इस जो जन्म मिला है इसमें क्या करना चाहिए, इन चीज़ों की वो चर्चा करते हैं। और किसी भी लोभ, लालच, भय,
इन सब से ऊपर उठकर वो अपनी बातों को कहते हैं। कोई किसी से कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई चाहे ना चाहे, प्यार करे, इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो किस में आएँगे? अस्तित्ववादी बुद्धि में आएँगे, जो वास्तव में ये सोचते हैं कि संसार कैसे बना, ब्रह्मांड कैसे और हम यहाँ पर क्यों आए हैं। भाई बुद्ध ने भी तो यही चर्चा की थी कि ये जो दिक्कतें हैं, परेशानी है, इसका कारण क्या है, निवारण क्या है, इन्हीं सब चीज़ों की चर्चा की थी। तो इस तरह का ये आपका जो हुआ है, ये कौन-सा हुआ है? हावर्ड गार्डनर सर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी हुई है, जहाँ पर हमने आपकी जो भी मेन उनके प्रकार बताए थे, उनकी हमने डिस्कस किया। आगे का टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इस तरह से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज़ हमारी कंटिन्यू रहेगी और इसमें हम एक मैराथन भी लाने वाले हैं, जिसमें आपका 2016 से लेकर के और जो जितने भी लेटेस्ट 6-7 साल के 6-7 साल में जो भी एग्ज़ाम्स हुए थे यूपी टेट के, उन सभी के एक मैराथन बनाने वाले हैं। भाई 11 और 13 उनका बनाने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि वो पैटर्न बहुत पुराना हो गया। तो इनका एक मैराथन बनाएँगे और वो मैराथन से पीवाईक्यू कराने से क्या होगा कि आपका पूरा आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे यूपी टेट में और उनको जो एक्सप्लेन भी कर देंगे, तो बिलीव मानिए 50% तो वही जंग आपने सीडीपी की जीत ली होगी। और वैसे भी इतना तो आपने पढ़ ही रखा होगा। तो कहीं न कहीं काम बन जाएगा। जो हम 30 आउट ऑफ 30 बोलते हैं, वो आना बिल्कुल पॉसिबल है और लोग लाए हैं और हम लाए हैं, दूसरे की क्या कहें, ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर कर दीजिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो, ठीक है? और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।